पहला और बेसिक सवाल तो यहीं से शुरू होता है। यार आफ्टर ऑल सरकार कमाती है, ये पता कैसे चलता है? और हाँ, हमारा देश कभी सुनने में आता है दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया, तीसरी बड़ी इकोनॉमी जल्दी ही बन जाएंगे। आफ्टर ऑल इनके पास ऐसा विधान कौन सा है जिससे ये पता लगता हो कि ऐसे कमाते हैं, ये बनता है, यूं होता है? तो आइए आज इसी डाउट को दूर किए चलते हैं। आज से हमारा जो नया टाइटल शुरू हो रहा है उसका नाम नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है। आप पूछेंगे राष्ट्रीय आय? इंटरनेट के माध्यम से दी जा रही शिक्षा के साथ साथ हम आपके साथ एक वस्तु व्यापार और करते हैं। संभवतः आप उसे जानते हैं। हम अपने नोट्स की बात कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के मेरी आय के अंदर दो प्रकार की चीजें शामिल हुई। एक जिसे आप छू पा रहे थे, एक वो जिसे आप केवल महसूस कर रहे थे। किसी भी राष्ट्र के साथ यही दो तरीके हैं जिससे वो राष्ट्र कमाता है। जिस बजट को आप सुनते हैं भारत सरकार से, वो बजट असल मायने में वो आय के लिए ही बजट किया गया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। अर्थशास्त्र की कक्षा में आप लोगों ने शुरुआत ही बैंक से की थी। शुरुआत बैंक से हुई तो बैंक में बड़ी चर्चा हुई कि राम ने पैसे रखे, श्याम ने निकाल लिए, सुरेश ने रखे, मुकेश ने निकाल लिए, एक ने जमा कराए, एक ने निकाल लिए। जब ये सब बातें हो रही थी तो कुछ के मन में तो ये आया कि सर रखने के लिए पैसे पैसे होने भी तो चाहिए, अगर है ही नहीं तो फिर कोई रखेगा क्या? बिल्कुल सही बात है। और सर आप ऐसे बात कर रहे हो, ना जाने कितने लोग कितना पैसा रखते हैं, कितने लोग ना जाने कितना लोन लेते हैं। आपने तो सारी बातें बताई कि महंगाई ऐसे बढ़ती है, महंगाई ऐसे घटती है, सरकार ऐसे लोन देती है, सरकार वैसे लोन लेती है, आरबीआई ऐसे बैंकों पर कंट्रोल करती है, सरकार से ऐसे आरबीआई करती है। आरबीआई ने महंगाई कंट्रोल करनी है तो वो इस तरह के क्वालिटेटिव मेजर्स लाती है, ऐसे क्वांटिटेटिव मेजर्स लाती है। राशनिंग हो जाती है कभी, तो कभी रेपो रेट की मार हो जाती है। पता नहीं क्या क्या तो बता रहे थे सर आप। जब इतने सारे सवाल दिमाग में हों तो ऐसे में पहला और बेसिक सवाल तो यहीं से शुरू होता है। यार आफ्टर ऑल सरकार कमाती है, ये पता कैसे चलता है? और हाँ, हमारा देश कभी सुनने में आता है दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया, तीसरी बड़ी इकोनॉमी जल्दी ही बन जाएंगे। आफ्टर ऑल इनके पास ऐसा विधान कौन सा है जिससे ये पता लगता हो कि ऐसे कमाते हैं, ये बनता है, यूं होता है? तो आइए आज इसी डाउट को दूर किए चलते हैं। आज से हमारा जो नया टाइटल शुरू हो रहा है उसका नाम नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है। आप पूछेंगे राष्ट्रीय आय मतलब ये ऐसे हुआ सर कि आपसे कोई पूछे सर आपकी इनकम कितनी है, तो आपकी इनकम इंडिविजुअल इनकम हुई। और अब अगर किसी देश से पूछा जा रहा है कि देश बताओ तुम्हारी आय कितनी है, तो वो राष्ट्रीय आय हुई। मैंने कहा बिल्कुल सही पहुंच गए हैं अब आप। अगर आप ये बात समझ गए हैं तो यहां से आगे आपके लिए यह चैप्टर बेहद आसान होने वाला है। हाँ, हालांकि आज का ये चैप्टर इंट्रोडक्शन ही है इस पर्टिकुलर टाइटल का, लेकिन इस इंट्रोडक्शन को जिसने सही से समझ लिया वो आने वाले समय को बहुत आनंद के साथ लेकर आगे बढ़ने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बेसिक सवाल, राष्ट्रीय आय की जब बात हो तो ये क्या मेरी आय की तरह ही है क्या? चलो मैं अपनी आय के साथ तो इस चैप्टर को नहीं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जान जाएंगे कि मास्टर जी कोर्स बेच के पैसे कमाते हैं, है ना? चलिए कोई नहीं, फिर भी आपको एक प्रेरणा इस बात से मिलेगी। फिर भी आपको एक जानकारी यहां पर अतिरिक्त रूप से और दी जाएगी कि मैं आपके साथ जो व्यापार कर रहा हूं, मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन शिक्षा इंटरनेट के माध्यम से दे रहा हूं। इंटरनेट के माध्यम से दी जा रही शिक्षा के साथ साथ हम आपके साथ एक वस्तु व्यापार और करते हैं। संभवतः आप उसे जानते हैं। हम अपने नोट्स की बात कर रहे हैं। जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं ये हमारे हैंड रिटन नोट्स में उपलब्ध है। जैसे आप हमारे एप्लीकेशन से जब ऑर्डर करते हैं तो आपके घर पर उसे डिलीवर किया जाता है। अर्थात वस्तु के रूप में भी हमारा आपके साथ एक व्यापारिक लेन देन होता है। उसमें जो मैं यहाँ क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ वो कंटेंट बड़ा ही खूबसूरत हैंडराइटिंग में आप हिंदी में मंगाएं अथवा इंग्लिश में मंगाएं उपलब्ध रहता है। अब आप कहेंगे सर ये तो विज्ञापन हुआ। मैंने कहा चलिए इस विज्ञापन के साथ साथ एक बात जोड़ देते। अंकित अवस्थी ने आपके साथ दो प्रकार से व्यापार किए। नंबर एक, ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं क्योंकि पढ़ी आप अर्थशास्त्र रहे हो। आप मेरी स्टॉक की क्लासेस में आते हैं तो फिर मैं वहां पर ट्रेड की भाषा इसी तरह से बोलता हूं, है ना? अब क्या करें, अर्थशास्त्र में बहुत कुछ सीधा होने वाला है। आप में से बहुत से साथी जो आज प्रेजेंट हैं इस क्लास में या जब जब इस क्लास को देखे हैं, तब ये तो रियलाइज किया होगा कि यूट्यूब पर जब वो क्लासेस होती हैं उसमें सर की बातें कुछ और होती हैं, कोर्सेज में जब होते हैं ये अलग ही अंदाज में होते हैं। और मेरा हमेशा से ये नियम रहा कि मैंने जो यहाँ पढ़ाया वो कभी यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया। अब ये अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इसका उद्देश्य केवल इतना होता है कि आप लोगों तक
वो जानकारी उपलब्ध कराई जाए जिसके आप वाकई में भागीदार हैं। मैं फिलहाल के लिए आपको समझा देता हूं कि मैं ये रहा। बोले वाह गुरुजी, सपने में तो पतले हैं आप। मैंने कहा चलिए मान लेते हैं। फिलहाल के लिए मेरे दो तरह के व्यापार हैं। पहला कि मैं आप लोगों के साथ नोट्स की खरीद फरोख्त करता हूं। आप कहेंगे खरीद फरोख्त करता हूं का क्या मतलब है? मैंने कहा भाई, आप में से बहुत से छात्र ऐसे हैं जिन्होंने किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा को किसी ना किसी स्तर तक पहुंचकर छोड़ा हुआ है। किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने मेरे लिए नोट्स बनाए और मेरे लिए नोट्स लिखे। मैंने अपने नोट्स उनको पकड़ाए और कहा कि इसे आप बेहतर अंदाज में कुछ इस तरह से प्रेजेंट करिए। बस ये ध्यान रहे, चूंकि आपने खुद ने मुझसे पढ़ाई की है तो आपको मेरा कंटेंट और टेस्ट पता है। कुछ वैसा सामान मेरे लिए बनाइए। तो कुछ छात्र यहां एकत्रित हुए जिन्होंने मेरे लिए नोट्स बना दिए। और ये हैंड रिटन नोट्स मैंने आप सबके सामने वैकेंसीज जब मैं निकालता हूं तब बोलता हूं कि आप आइए मेरे पास बैठिए और मेरे कंटेंट से लिखकर उनको खूबसूरत अंदाज में बदल दीजिए। ठीक है। इसके लिए जो वेतनमान तय होता है वो वेतनमान दिया जाता है। हमने अपनी नोट्स से एक अच्छा खूबसूरत नोट्स तैयार किया। ये नोट्स यहां पहुंचा और पहुंच करके आपने, मतलब मैं यहां पर बैठा हूं, मैंने इन नोट्स का प्रिंट करवा करवा के खूब सारे बंडल्स बना लिए और इन बंडल्स को आपके पास 4 सब्जेक्ट के बंडल के रूप में पहुंचा दिया। आपके घर पर पहुंचा दिया। अब ये असल में सब्जेक्ट हैं। एक है इकोनॉमी, एक है पॉलिटी, एक है हिस्ट्री और एक है ज्योग्राफी। ये 4 सब्जेक्ट का एक बंडल बना के मैंने आपको 1999 में, इंक्लूडिंग कुरियर चार्जेस जिनके लगभग 300-400 रुपए खर्च होते हैं, वो मिला करके हमने आपको पहुंचा दिया। मतलब इस पैसे में सब कुछ शामिल है। ये 3000 पेजेस के नोट्स होते हैं जो हम आपको पहुंचाते हैं। अब इस पूरे व्यापार को समझिए आप। मैंने बुक प्रिंट करवाई, प्लस मैंने आपके साथ में लेखन का काम करवाया, मेरे अपने समय को यहां दिया, अपने जहां ऑफिस में बिठाकर यह काम करवाया उसका किराया दिया। इन सब चीजों की मेरी एक लागत आई। मेरी लागत प्लस एक्सपर्टाइज से संभव है कि यह पूरा प्रोडक्ट मुझे, ये 1999 का है, हो सकता है कि ये मुझे 1200-1300 रुपए के आसपास पड़ा हो। भाई 1200 रुपए के आसपास मुझे ये सारी चीज पड़ गई होंगी क्योंकि 3000 पेजेस हैं, उनके ऊपर लेमिनेशन है, फिर उनकी प्रिंटिंग है, तमाम तरह की चीजें हैं। अच्छा, फिर इसमें 300 रुपए का मेरा कुरियर चार्जेस है। इसके अलावा कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो परमानेंट हैं, उन कर्मचारियों को भी इसमें से पैसा दिया गया। इसके अलावा जब मैं ये सारा सामान देता हूं तो इसमें से सीधा सीधा भारत सरकार 18% जीएसटी वसूल लेती है। अर्थात मेरे पास में कितना रुपया हुआ, ये 2000 के हिसाब से 12 18 दूना 30, 360 रुपए भारत सरकार इसमें से मुझसे ले लेती है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये हो गया 660 प्लस 1200, 1860 रुपए के आसपास ये मेरी लैंडिंग कॉस्ट आकर के पड़ रही है। कुछ बेसिक कर्मचारी और कुछ मेरी मेहनत लगा करके हमको ये 1999 में आपको बेचने लायक पड़ता है। हम इसे बेचना क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली जब तक हम इससे मुनाफा नहीं कमाएंगे, मुनाफा व्यापार का सबसे मूल सिद्धांत है। अगर आप जितने भी प्रकार के आप कंटेंट क्रिएटर्स देखते हैं, जिस भी टीचर को आप देवतुल्य मान करके पढ़ते हैं, उस सबको एक आवश्यकता है कि वो पहले पैसे कमाएंगे, उस पैसे से एक बेहतर प्रोडक्शन लेकर आएंगे। जैसे अभी फिलहाल के लिए आपके साथ जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो ये वीडियो प्रॉपर एडिट होकर आप तक पहुंचा है। इसमें एक एडिटर की कॉस्ट है, एडिटर का अपना एक सेटअप है, एक कंटेंट का बंदा बैठकर एडिटर को बताएगा कि यहां ये तस्वीर डलनी है, उस कंटेंट वाले व्यक्ति की अपनी एक तनख्वाह है। इन दोनों के ऊपर एक मैनेजर बैठा हुआ है जिसका काम है कि वो ये देखे कि ये दोनों काम सही से हुए या नहीं हुए। तीसरा, जब ये पूरा काम हो चुका है उसके बाद आपकी इस क्लास में फिर एक डाउट फैकल्टी बैठा है जिसका काम है आपके डाउट्स को ऑब्जर्व करना। इस पूरे काम के पीछे एक टेक्निकल बंदा बैठा है, यानी कि एक तरह से हिडन प्रोसेस व्यक्ति जो हैं वो आपके हर सब्जेक्ट की क्लासेस में बैठे हैं। अच्छा, ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है इसकी एक चार्जेस हैं। वो चार्जेस लग लगाकर आपके पास फाइनली वस्तु पहुंचती है। यही कारण है कि व्यापार में जब तक आप व्यापार से लाभ नहीं कमाएंगे, आप व्यापार के लिए प्रेरित नहीं होंगे। लाभ की अवधारणा से व्यापार चलते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि हमने यहां से आप लोगों से 100-125 रुपए
कभी अच्छा भी रहा, कभी बल्क में प्रोडक्शन हो गया तो प्रोडक्शन कॉस्ट को हमने कम करने का प्रयास कर लिया। कभी हमारे पास कंटेंट लिखवा के रखा हुआ है, उसकी प्रिंटिंग ज्यादा बड़े स्केल पर करवा ली, उसमें थोड़ा पैसा बचा लिया। तो इस प्रकार से पैसा यहां पर कमाई के माध्यम से निकाला जाता है। कुल मिलाकर आपने एक चीज यहां पर ऑब्जर्व की और वो ये है कि नोट्स एक वस्तु है और इस वस्तु के लिए हमने अपने पास से कुछ पैसा अर्जित किया है। वस्तु विनिमय से हमने एक पैसा अर्जित किया। अब अंकित अवस्थी के दूसरे केस पे चलते हैं। ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई ये आप तक बाई हैंड डिलीवर होती हैं, लेकिन इस पूरे चीज में जो वस्तु आप तक पहुंचती है वो इस तरह की हार्ड कॉपी में है जो आपको पहुंचा दी जाती है कि लीजिए सर ये आपकी हुई। तो ये जो वस्तु पहुंचाई जा रही है आप तक, ये हार्ड वस्तु है, यानी कि ये टेंजिबल गुड है, आप इसको छू सकते हैं, है ना? ये छुए जाने वाली वस्तु है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। एक चीज और है जो मैं आपको बेच रहा हूं और वो क्या है? मेरी क्लासेस। आप में से जो भी इस क्लास में प्रेजेंट है उसने मेरी इस क्लास में आने का एक पेमेंट किया हुआ है। अब वो जो पेमेंट उसने किया है उसके बाद उसे मिला क्या? उसे मिला क्या? सर क्लासेस देख रहा है। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा छू के दिखाओ। बोले लो गुरुजी छू लिया। आप में से किसी ने मेरे यूं उंगली की, लेकिन मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब आपने स्क्रीन को छुआ है, मुझे नहीं। आपने कहा गुरुजी गले लगना है। मैं कहा आइए। अरे गुरुजी तो मिले ही नहीं। मतलब यह है कि आप मुझे आभास तो कर रहे हैं लेकिन आप मेरे संपर्क में नहीं हैं। अर्थात मैंने आपको ज्ञान तो दिया है जो आपके शरीर को महसूस तो हुआ है, आपकी आंखों को, कान को, मस्तिष्क को महसूस तो हुआ है, लेकिन इसे आप ये नहीं कह सकते ये लीजिए सर ये रहा आपका ज्ञान, ये लो रख दिया हमने ज्ञान। ऐसा नहीं है। अर्थात इनटेंजिबल गुड है ये, आप इसे छू नहीं सकते। कला की तरह से है। अर्थात मैंने कुछ सेवाएं दी हैं और वो जो सेवाएं हैं उनसे भी मैंने पैसा कमाया है। अच्छा, तो सर आपने यहां से पैसा कमाया, आपने यहां से पैसा कमाया। सर सेवाओं में तो देखो कुछ भी चार्ज नहीं लगता होगा आपका, सीधा आप आए बस बोलकर चले गए, जो पैसा मिल रहा है सब आपका। मैंने कहा बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैंने कहा चलो इसका भी प्रोडक्शन कॉस्ट काउंट करा देते हैं। जिस कैमरे से आप मुझे रिकॉर्ड होता देख रहे हैं, जिस स्टूडियो में जिस बोर्ड पर यह सब होता देख रहे हैं, इनका एक फिक्स खर्च था। आप पूछेंगे सर आज अपनी कंपनी के बारे में आप इतना बता क्यों रहे हैं, आप अपने छोटे से काम के बारे में इतना बता क्यों रहे हैं? यही छोटा काम यूनिट इकोनॉमिक्स है, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। इस बस माइक्रो इकोनॉमिक्स को मुझे लार्जर पर्सपेक्टिव पर लेकर जाना है, आप सब समझ जाएंगे। ये चैप्टर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। यदि आपने ये समझ लिया तो जैसे बैंकिंग में हमने राम श्याम की गणित समझाई थी कि बैंकिंग क्या है, उसके बाद में आपको सब समझ में आ गया कि बैंकिंग में और कुछ है ही नहीं। ऐसे ही अब यहां से आपको सब समझ में आ जाएगा कि इनकम क्या है, अब समझ में आने वाला है। अच्छा, यहां पर कुछ सवाल अभी दिमाग में बने हैं, बैठा के रखिए क्योंकि वहीं से सारी कहानी आगे चलेंगी। फिर अगला सवाल बना सर आपका खर्च क्या है इसमें, मतलब ये जो कमाई कर रहे हैं आप कैसे कर रहे हैं? मैंने कहा मान लीजिए कि आप में से किसी ने मेरा कोर्स 1499 में खरीदा था। 1499 में खरीदा, सीधा सीधा इसमें से 18% सरकार जीएसटी ले गई, क्योंकि मैं आपसे कोर्स की कीमत के ऊपर जीएसटी नहीं लेता। मैं जो कोर्स की कीमत है उसमें ही जीएसटी रखता हूं ताकि अपनी कीमत में से सरकार को जीएसटी अदा करूं ताकि आपको वो ज्यादा महंगा ना पड़े। जनरली ऐसा होता है कि लोग जीएसटी को एडिशनल रखते हैं, कीमत प्लस जीएसटी इस तरह से रखते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए कि आपके सामने एक बार के लिए ये वाली स्थिति निकल कर आई कि साहब 1499 का आपने कोर्स बेचा, उसमें से आपने अपना 18% यानी कि 300 रुपए आपने सरकार को दे दिया। ठीक है साहब, 300 रुपए सरकार ले गई। जो बचा उससे आपने एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का जो काम कर रखा था वो किया, प्लस लाइट का, बिजली का, एडिटर का, कंटेंट राइटर का, अगेन वही डाउट वाले का, इन सब का पैसा तय हुआ, मैनेजमेंट का। फिर आप जब कोर्स परचेज करते हैं तो कोई कॉल सेंटर पे बैठा हुआ आपकी मदद कर रहा होता है। आपको जब कुछ नहीं मिलता है तो आप उसको कॉल करके पूछ रहे होते हैं। साथ में जो पैसा बचा दिया उससे टैक्स का। मतलब कुल मिलाकर के मेरी आय के अंदर दो प्रकार की चीजें शामिल हुई। एक जिसे आप छू पा रहे थे, एक वो जिसे आप केवल महसूस कर रहे थे। किसी भी राष्ट्र के साथ यही दो तरीके हैं जिससे वो राष्ट्र कमाता है।
अंकित अवस्थी जिस तरह से इन दो चीजों से पैसे कमा रहा है, एक देश भी ऐसे ही इन्हीं दो चीजों से पैसे कमाता है। तीसरी चीज इस धरती पर बनी ही नहीं। अभी मैं आपके दिमाग में आ रहे सारे उदाहरण ले लूंगा, ठीक है। मेरी फाइनल जो इनकम बनी, अब आपके दिमाग में दो प्रकार के प्रश्न बनकर आए। मैंने पूछा बताओ मैं कितना कमाता हूं। मान लो कि मैंने 100 बच्चों को अपने कोर्सेज बेचे थे। 100 बच्चों को मेरे कोर्सेज बेचे, तो आप कहेंगे सर 100 के हिसाब से गुणा 2000, ये तो नोट्स हो गए। 100 के हिसाब से गुणा 1500, ये आपकी क्लासेस का कीमत हो गया। मैंने कहा चलो साहब, यहां से निकलकर आ गई 2 लाख और यहां से निकलकर आ गई 1.5 लाख। लो जी सर, आपका पूरा पैसा निकाल लिया। 3,50,000 सरकार सर की कमाई है। सर की इनकम निकाल ली 3,50,000। अगर आप लोग यही मेरी कमाई समझ पाए, तो क्या मैं मान लूं कि आप मेरी इनकम समझ गए? कुछ तो बोलेंगे नहीं नहीं सर, अभी तो आप बहुत तरह से पैसे कमाते हो। आपको गूगल के एडवर्टाइज से पैसे मिलते हैं, आप तमाम प्रकार के जो एडवर्टाइज करते हो उनसे पैसे मिलते हैं, आप कहीं जाते हो उससे पैसे मिलते हैं, ये है वो है। अरे रुको जरा, पहले यही ठहरो कि क्या आपको ये मेरी इनकम समझ में आ रही है? एक बच्चा बीच में बोल रहा होगा कि नहीं 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 सर, ये तो गड़बड़ है सर, 3.5 लाख तो कमाई नहीं है आपकी। मैंने कहा कितनी है बताओ। सर सीधा सीधा इसमें से 18% तो सरकार ले जा रही है। वेरी गुड, मतलब माइनस टैक्सेस कर दूं? बोले हाँ हाँ सर, माइनस टैक्सेस कर दो सर, अब जो बचाना सर वो आपकी कमाई है। मैंने कहा अच्छा, आपने मेरी कमाई निकाल ली माइनस टैक्सेस करके? बोले हाँ सर निकाल ली, अब जो बचा। मैंने कहा निकाल दो भाई, इसमें से 70,000 रुपए काट दो 3.5 लाख रुपए में से, क्योंकि वो मेरी 20% के आसपास टैक्सेशन सीधा वो ले गई। इनकम टैक्स तो मैं बता ही नहीं रहा अभी। मैंने कहा फिर जो बचा वो मेरी कमाई है? बोले हाँ हाँ हाँ, फिर तो वो कमाई है सर, अब तो इसमें कोई आप बात नहीं बनाओगे। 2,80,000 सीधी कमाई दिख रही है मुझे आपकी। मैं कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा यार, मैंने जो प्रोडक्ट बनाया था ना, उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट थी, यानी नोट्स जब छापे थे तो मैंने कागज खरीदा था, माल खरीदा था, उसकी कुछ कीमत थी। मैं उसको कमाई में रखूं कि खर्चे में रखूं कि कैसे करूं? सर इनकम है ना आपकी। मैंने कहा इनकम को पूछना चाह रहा हूं, मैं कैसे मानूं मेरी इनकम क्या है, ये कैसे पता लगे? मैंने जितने का माल बेच दिया, ध्यान से समझना साहब, अब यहीं पे सारा खेला हो रहा है। मैंने माल बेच दिया, ये एक पॉइंट है। बेच करके, माल बेचा या सर्विस बेची, तुरंत जो पैसा निकला इसे जोड़ लूं, या फिर मैंने माल बनाया था, जितनों ने खरीदा उनसे जोड़ूं, या फिर जो बच गया उससे जोड़ूं? मतलब मेरे पास तमाम प्रकार के ऑप्शन है। अभी रुकिए, दूसरा ऑप्शन जोड़ता हूं कि भाई साहब सुनो यार, मैंने माल बनाया था ना, तो उसकी एक प्रोडक्शन लागत थी। लागत क्या थी सर? भाई मेरे कागज की लागत थी, प्रिंटिंग प्रेस की लागत थी, टाइपराइटर की लागत थी, कंटेंट राइटर की लागत थी, तमाम प्रकार की मेरी कीमत थी, आप तक कुरियर करने की लागत थी, ये था। बोले हाँ। मैंने कहा इस लागत के साथ साथ ये मेरी कॉस्ट है। मैंने कहा इसके साथ साथ मेरे वेजेस गए हैं, ये तो लागत में चला गया, लागत जो कैपिटल में खर्च हो गया। इसके साथ साथ मेरा वेजेस, वेजेस बोले तो मैंने जो खर्च किए हैं तनख्वाहों में, जो माल भाड़े में, यात्रा में जो पैसे खर्च किए हैं, वो पैसे वेजेस जुड़ गए। मैंने कहा यार इन सब के बावजूद भी मेरा कुछ माल बचा रह गया, बिका नहीं, क्योंकि मैंने प्रिंट ज्यादा करा लिया था, कुछ माल बिका नहीं, कुछ स्टॉक्स रह गए, स्टॉक बचे रह गए, मेरे पास स्टॉक रखा रह गया, वो बिक नहीं रहा। मैंने कहा अब बताओ मेरी कमाई कितनी है? अरे सर माथा फट जाएगा, मेरे को नहीं पता आपने कमाया भी था कि आप कर्जे में थे। सर आप तो दिख रहा था 3.5 लाख रुपए का। मैंने कहा बेटा मैंने तो 100 नहीं छपवाई थी किताबें, मैंने 100 की जगह 100 तो खरीदी है आप लोगों ने, मैंने तो 1,000 छपवा ली थी, और 1,000 की प्रिंटिंग कॉस्ट पर सेट के हिसाब से 1,200 रुपए आ रही थी। 1,200 के हिसाब से मैं तो 1,25 लाख रुपए ऑलरेडी लगा कर बैठा हूं। 1,200 के हिसाब से 1,25 लाख थोड़ी हुए भाई, 3 और 2 5, बेटा 12 लाख रुपए तो मैं ऑलरेडी लगा कर बैठा हूं। 12 लाख लगाकर बैठा हूं, 3.5 लाख मेरी कमाई हुई है। बेटा मैंने कमाया कि मैं घाटे में गया? फिर पूछ रहा हूं मेरी नेशनल इनकम, मेरी 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 इनकम कितनी है? सर हमारा माथा पड़ जाएगा, आप मत पूछो ये कहानी क्या है। मैंने कहा चलो अभी तो आपने मेरी सोची है, उसमें आपकी हालत खराब हो रही है, अब मैं इसी चीज को राष्ट्र पे शिफ्ट कर देता हूं। एक देश इसी प्रकार से गुड्स बनाता है,
सर्विसेज बनाता है और उसकी एक साल में जो गुड्स और सर्विसेज का मूल्य निकल कर आता है वो उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाता है। देश मुझसे तो मिलकर बना है ना, लेकिन मेरे जैसे हर व्यक्ति को टारगेट करना, पता लगाना सरकार के लिए बड़ा मुश्किल है। 145 करोड़ जो हैं हम, इसके लिए कुछ पैमाने अपनाए जाते होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आसान भाषा में मैं यह कह सकता हूं कि अंकित अवस्थी ने जितने भी प्रकार से पैसा कमाया, या तो माल बेचा या सेवाएं बेची, इन दोनों के हिसाब से पैसा कमाया। एक राष्ट्र ने भी तो यही किया। बोले कैसे? मैंने कहा देख लो, तेल बेचा, माइंस चलाई, या फिर आपका क्या कहते हैं इसको, अनाज बेचा, ज्वेलरी बेची, मिनरल्स बेचे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेचे, कारें बेची, मोबाइल बेचे, लैपटॉप बेचे। ये सब वस्तुएं हैं, वस्तुएं हैं। नंबर दूसरा, सेवाएं क्या हैं फिर? एक देश ने आईटी सर्विसेज उपलब्ध कराई, भारत ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम पर, जो हम लोगों ने दुनिया भर के लिए सस्ते में इंफोसिस, टीसीएस जो लोगों को टेक्निकल सपोर्ट दे रही हैं, हम वो सर्विसेज दे रहे हैं। हम लोगों को कॉल सेंटर सर्विसेज दे रहे हैं बीपीओज के माध्यम से। हम लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं, हम मेडिसिन दे रहे हैं, बोल करके मेडिकल मतलब चिकित्सा सेवा है, चिकित्सा के साथ साथ दवाई वस्तु है। अच्छा, हम लॉयर्स बना रहे हैं, अकाउंटेंट्स बना रहे हैं, सीए बना रहे हैं, एमबीएस बना रहे हैं, हम इन्फ्लुएंसर्स बना रहे हैं, सोशल मीडिया इकोनॉमी बना रहे हैं। ये सेवा है। एक देश ने कितनी वस्तुएं और सेवा पैदा की, इनको जोड़ दो तो राष्ट्रीय आय निकल आएगी। सर लेकिन आपकी बातों से जब इस दर्द को देखा तो डर लगने लग गया कि राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सर पैसा आता है, लेकिन वास्तविकता में सर जब पूरा कैलकुलेट होता है तो पता चलता है आता नहीं, ज्यादा भी जाता है। क्योंकि देश ने ये सब चीजें बनाने के लिए खर्च भी तो किए होंगे। मैंने कहा निश्चित है। इस बजट को आप सुनते हैं भारत सरकार से, वो बजट असल मायने में वो आय के लिए ही बजट किया गया है। आज जब मैं अपने लिए कोई तनख्वाह या अपने अपने खर्च के लिए कुछ सर्विस निकालता हूं, अल्टीमेटली वो आय के लिए ही इन्वेस्टमेंट है, आय के लिए किया गया कार्य है। बजट तब बनता है ना सर जब आप कमाएंगे, क्योंकि बजट के अंदर दो प्रकार के मद होते हैं, एक सरकार के कमाने का और एक खर्च करने का। एक फाइनेंस बिल होता है, एक एप्रोप्रिएशन बिल होता है। सरकार कमाएगी और सरकार लगाएगी, इसी को तो बजट कहा जाता है। तो भाई साहब, आप वस्तु और सेवा के प्रोडक्शन में पहले पैसा लगाएंगे और उन्हें बेचकर पैसा कमाएंगे। अगर बेचकर पैसा कमाएंगे तो कमाने के बाद में जो बचेगा वो आप फाइनली बताएंगे। कई बार तो सर इसमें घाटा भी हो जाता है। अरे बिल्कुल हो जाता है। तो सर ये तो बड़ा मुसीबत है ये पता लगाना कि किसी देश की आय कितनी है। तो मैंने कहा भाई इसीलिए इस पर चैप्टर बनाए। ना जाने कितने ही बुद्धिजीवी निमट गए इस चीज को कैलकुलेट करने में। लंबा चौड़ा इतिहास रहा है कि कैसे कैलकुलेट करें नेशनल इनकम को। आपको मैंने अभी तो केवल इतू सा एहसास दिलाया है। विचार कीजिए कि इस देश में इतने प्रकार के काम हो रहे हैं, कैलकुलेट कैसे करें कि देश की इनकम क्या है जबरदस्त इंटरेस्टिंग टाइटल। तो इसीलिए अब यहां से आगे एक और पॉइंट निकल कर आता है। तो हमने राष्ट्रीय आय शब्द तो समझ लिया। आज केवल इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। इंट्रोडक्शन में आपके अंदर यह क्यूरोसिटी पैदा कर रहा हूं कि राष्ट्रीय आय जानना क्यों जरूरी है। आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे आपने अभी मुझे देखा, अरे यार बढ़िया मोटा मोटा ताजा आदमी है, इसने खूब कमा के रखा हुआ होगा, बहुत बढ़िया। पता नहीं कितना कमा के रखा होगा, ये दूसरा पॉइंट है। पता नहीं आदमी कितना कर्जे में होगा, तीसरा पॉइंट है। कमा भी रहा है कि ऐसे दीवारों को पढ़ा रहा है, ये चौथा पॉइंट है। अच्छा, मतलब आपने मुझे देखकर जो भी परसेप्शन ड्रॉ किया वो परसेप्शन है, लेकिन इस परसेप्शन से कमाई का थॉट निकाल लेना, ये थॉट आपकी विधा हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली कमाई को कब कैलकुलेट किया जाता है ये जानना बहुत जरूरी। भारत में इसको कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल ईयर्स की सुविधा दी गई है। हम लोग एक वित्त वर्ष के अंदर सारी वस्तुएं तय करते हैं। भारत के अंदर जो वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। 31 मार्च पर पहुंचकर हम ये बताते हैं कि हमने इतना कमाया, इतना लगाया। उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को समझ रहे हो। तो वित्त वर्ष की जो अवधारणा है वो इसीलिए क्योंकि एक पर्टिकुलर मोमेंट पर आप ये नहीं बता सकते कि हाँ भाई बताओ कितना कमाया, कितना खर्चा। हो सकता है कि मैंने अभी तक कुछ चीज प्लान ही ना की हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर यह बताना महाभारत हो सकता है। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे हो। क्लियर? तो चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हुए
2-3 पॉइंट्स तक पहुंचे। पहला कि साहब ये नेशनल इनकम क्या है, लेकिन इस नेशनल इनकम को पता लगाने का एक नेशनल इनकम प्रोसेस तो होता होगा। नेशनल इनकम प्रोसेस तो होता होगा। तीसरा, और इस नेशनल इनकम प्रोसेस के साथ, नेशनल इनकम सिस्टम या प्रोसेस के साथ एक नेशनल इनकम अकाउंट भी होता होगा। अब मैं एक बार के लिए ना इन चीजों को थोड़ा सा, नेशनल इनकम अकाउंट, लेखा, नेशनल इनकम अकाउंट, और तीसरा जो पॉइंट है वो है नेशनल इनकम सिस्टम। ये 3 टर्मिनोलॉजी हैं जिन्हें आज आप मेरे साथ डिस्कस करने वाले हैं। किन किन बातों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं? 3 टर्मिनोलॉजी हैं हमारे पास में, और उन 3 टर्मिनोलॉजीज में नेशनल इनकम के बारे में चर्चा होगी, नेशनल इनकम प्रोसेस के बारे में चर्चा होगी, नेशनल इनकम प्रोसेस सिस्टम के बारे में चर्चा होगी। ये 3 चर्चाएं हम क्यों करने वाले हैं, इसको समझिए। मेरी आय यानी एक देश के अंदर कितनी वस्तु एवं सेवा बेची गई, वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य है, यह पता लगाना एक राष्ट्र के अंदर वस्तु और सेवाओं का मूल्य पता लगाना नेशनल इनकम है। लेकिन नेशनल इनकम पता लगाकर उसका प्रोसेस पता लगाना, यह अपने आप में एक विधा है, और उस प्रोसेस के लिए एक सिस्टम तैयार करना, यह एक डिपार्टमेंट है। तो हम पागल हो जाएंगे, कोई नहीं, आसान करते हैं। अंकित अवस्थी ने कितना कमाया? ये अंकित अवस्थी, राष्ट्र अंकित अवस्थी, मुझसे मिलकर राष्ट्र बनाए, आपसे मिलकर राष्ट्र बनाए। अंकित अवस्थी ने कितना कमाया, ये पता, कमाया ये उसकी अंकित अवस्थी की पर्सनल इनकम है, उसी से राष्ट्र बना है तो नेशनल इनकम है। लेकिन जैसे अंकित अवस्थी के बारे में पता है, क्या आपको जो बाहर जूते गांठ रहा है उसके बारे में पता है? या जो मिठाई बेच रहा है उसके बारे में पता है? या फिर जो किसान खेती कर रहा है उसके बारे में पता है? या जो फिर व्यक्ति चिकित्सा दे रहा है या लॉयर है उसके बारे में पता है? डिफरेंट वैरायटीज ऑफ जॉब्स हैं इंडिया के अंदर, सबके बारे में पता होना मुश्किल काम है। तो मुश्किल काम है, तो इस काम को पता लगाने का एक प्रोसेस होगा, मतलब कुछ ऐसे स्टेप्स होंगे जिसके माध्यम से आप ये पता लगा सकेंगे कि नेशनल इनकम क्या है। ओके, तो जिन स्टेप्स के माध्यम से, स्टेप्स टेकन फॉर कैलकुलेशन। अच्छा सर, ये कौन से स्टेप्स हैं? डिपेंड करता है सर, आप इनकम मेथड से पता लगाना चाहते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से पता लगाना चाहते हैं, प्रोडक्शन मेथड से पता लगाना चाहते हैं, ये तो आपके ऊपर है। नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए आपने कौन सा तरीका अपनाया? बोले कैसे? बोले भाई इस दुकान ने माल कितना बेचा, माल बेचने से पता लगाओगे, या इसकी बुक चेक कर लो कि कितना माल इसने मंगाया है तो बेचा ही होगा, क्यों थोड़ी रखा होगा, स्टॉक में रखा होगा तो बेच ही देगा, इतना तो पेमेंट कर चुका है। बहुत बढ़िया, मतलब ये आपके ऊपर है कि आप आय से पता लगाना चाहते हैं, व्यय से पता लगाना चाहते हैं, एक्सपेंडिचर से पता लगाना चाहते हैं, आपके ऊपर है। राष्ट्र के ऊपर है कि वो कौन सा प्रोसेस अपनाता है। लेकिन सर, अंकित सर, आपकी अगर मुझे आय पता लगानी हो साल भर की आय पता लगाने के लिए ये काम घंटे भर का तो नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है? 1 मिनट पता चल जाएगा, ले इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, इतनी देर में पढ़ रहे हैं, ये हो गया, ये किताब थी, ये था। अरे नहीं सर, मैं केवल ये काउंट थोड़ी करूंगा, मैं तो ये भी काउंट करूंगा आपके साल भर में खर्च कितने हुए, टैक्सेशंस कितने हुए, कितने एम्प्लॉइज साल भर में आए, कितने एम्प्लॉइज गए, आपने साल भर में, और आज हो सकता है आप बच्चे ना पढ़ा रहे हो, कुछ और कर रहे हो, आज हो सकता है कि आप कोई और कोर्स ला रहे हो, आज हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हो, तो सर खर्चे भी तो बहुत तरह के हैं, पता नहीं अगले साल आपको कहीं और जाना पड़े, तो मुझे तो पूरा साल का इंटरवल रखना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, कहना क्या चाहते हो? बोले सर मुझे इस काम के लिए एक अकाउंटेंट बिठाना पड़ेगा। मैंने कहा ओके। मैंने कहा अकाउंटेंट को क्या सारी जानकारी रख लेगा? बोले नहीं नहीं सर, सीए चार्टर अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, जो कि प्रॉपर तरीके से इसको चार्टिंग करेगा, पूरी तरह से देखेगा डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, वेरीफाई करेगा, वो पढ़ा लिखा आदमी होगा। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा मेरी इनकम का ब्यौरा रखने के लिए आपको एक व्यक्ति रखना पड़ेगा। बोले हाँ। मैंने कहा इस पूरे देश की इनकम का पता लगाने के लिए क्या कर लोगे? फिर कितने सीए रखोगे? फौज बना दोगे?
और सबसे बड़ी बात, सीए सबके लिए जरूरी भी तो नहीं है ना, क्योंकि वो जो बाहर जूते गांठ रहा है उसने तो सीए नहीं रखा हुआ, और जो पानी पताशे बेच रहा है वो भी नहीं रखा हुआ, समोसे बेचने वाले ने हो सकता है रखा हो क्योंकि ज्यादा बेच रहा है। क्या करोगे? बोले फिर क्या करें? मैंने कहा इसके लिए आपको कुछ तो सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। जी सर। वो जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम है हमारा सांख्यिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स। सांख्यिकी मंत्रालय जिसके अधीन आता है एनएसओ। पहले सीएसओ और एनएसएसओ हुआ करते थे, जिन्हें मिलाकर राष्ट्रीय सैंपल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है। मतलब यह हो गया कि भारत के अंदर सर्वेक्षण करने के लिए हमने एक प्रॉपर तरीके का विभाग बनाया हुआ है जो ये सारे काम करता है। इसका मतलब नेशनल इनकम कितनी है, और सर हमें पता ही क्यों लगानी कितनी है? सब बढ़िया तो चल रहा है, आप पढ़ाने आ जाते हो, क्या मतलब है? मैंने कहा भाई पता चले मैंने ऐसे फैसले ले लिए हो जिसकी वजह से खर्चे ही खर्चे हो रहे हो, कमाई कुछ हो ही नहीं रहा हो, तो मुझे पता ही नहीं कि मैं कमा कितना रहा हूं, मैंने खर्चे ही खर्चे सिर पर बांध लिए। राष्ट्रीय आय तो मुझे भविष्य की दिशा पता लगाने के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। आप खुद से सोचिए, मैंने आज सोच लिया हाँ भाई एक काम करो, इतनी किताबें छाप दो, सुनो इतने बच्चे पढ़ा दो, पैसा आ ही नहीं रहा, पैसा आ नहीं रहा, आपने खर्चे कर दिए, तो दिशा कैसे तय करोगे कि कहां जाना है? इसका मतलब राष्ट्रीय आय की गणना तो मैंडेटरी है। आपको अगर यही नहीं पता कि राष्ट्रीय आय की गणना क्यों जरूरी है, फिर तो आपका राष्ट्र होने पर भी छी है। बोले क्यों? अरे किसी देश को यह तो सबसे पहले पता होने वाली चीज है ना, हम कमाते कितना है, हम कमाएंगे तभी तो लगाएंगे। इतना सड़कों पर लगा दो, इतना रेल पर लगा दो, इतना स्वास्थ्य पर लगा दो, इतना चिकित्सा उस पर एजुकेशन पे लगा दो, कैसे लगाओगे? पता होगा इतना कमाते हैं तभी तो लगाओगे। अच्छा, इसका मतलब ये जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स जो है, जिसके अधीन एनएसओ आता है, पहले सीएसओ और एनएसएसओ हुआ करता था, मर्ज कर दिया 2019 के बाद, अब एनएसओ हो गया है। इसका काम तो ये है तो सिस्टम, यानी सरकार ने बकायदा इस काम के लिए एक मंत्रालय बनाया हुआ है जिसका काम है कि वो देश का साल भर बस आंकड़ा ही एकत्रित करता है, सैंपल सर्वे करता रहता है, क्या चल रहा है बस सैंपल कलेक्ट कर रहा है। कैसे करता है उसका एक प्रोसेस है, वो आय चेक करेगा कि व्यय चेक करेगा कि उपउत्पादन चेक करेगा, और अल्टीमेटली करना क्या है? राष्ट्रीय आय। क्यों? क्योंकि जब हमें पता होगा तभी हम भविष्य के निर्णय ले पाएंगे। आज की जो मैंने ये आपको इंट्रोडक्शन की लेक्चर दी, इससे दिमाग में दो बातें आई। शुरुआत में लग रहा था सर विज्ञापन कर रहे हैं, हो सकता है वो विज्ञापन भी हो, क्योंकि हर जानकारी जो आपको दी जा रही है उससे अगर कोई भी मॉनेटरी वैल्यू क्रिएट होती है तो वो विज्ञापन है। आज अगर मैं आपको पढ़ाकर आपको एग्जाम तक क्लियर करा देता हूं तो ये एक विज्ञापन है कि आपका एग्जाम क्लियर कराना हमारी जिम्मेदारी, विज्ञापन है। विज्ञापन भी कमाई ही है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि पैसा देके आप पहुंचे हैं, ये तो पूरा पेड क्लास है। ओके, तो फिर सर की कमाई कैलकुलेट करके हम राष्ट्र की कमाई तक पहुंचे, और राष्ट्र की कमाई से तय हुआ देश कहां जाएगा। फिर ये तो बिल्कुल आप पर भी लागू होता है। आपने साल भर में कितना कमाया, इससे तय होगा कि आप अगला कोर्स कौन सा लाओगे, कौन सी जगह घर बनाओगे, कौन सी गाड़ी लाओगे, कौन सा मोबाइल खरीदोगे, बच्चों की एजुकेशन कैसी दोगे, क्या खाओगे, कहां घूमोगे। वाह, समझ गए आप? आज जब हम अमेरिका के बारे में बात करते हैं कि अमेरिका दुनिया की इकोनॉमिक पावर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम अमेरिका के बारे में बेहतर तरीके से यह समझ चुके हैं कि वो कमाता बढ़िया है भाई, कमाएगा तो खर्चेगा। जिस देश की राष्ट्रीय आय ताकतवर है वो देश कमाई के साथ साथ खर्चने के रास्ते भी जानता है। इसलिए संभवतया आपको अब नेशनल इनकम समझ में आ गई होगी, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या है नेशनल इनकम? ये मनी, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, नेशनल इनकम कहलाती है। राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं को गणना करके चेक की गई जो वैल्यू, सर, और विदेशों से जो पैसा आया वो भी अर्जित शुद्ध आय के अंदर काउंट की जाती है। ओ भाई साहब, सर आपने बात तो बढ़िया बताई, ऐसा लग रहा है चैप्टर यहीं खत्म हो गया। मैंने कहा नहीं, आपको इसके लिए एक टाइम पीरियड रखना होता है, और इस काम को करने के लिए एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस,
साथ में रखना होता है जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है। सर, हमें तो लग रहा था कि आप केवल व्यवहार में बातें बता रहे हो, ये तो सब लिखित में है। अरे भाई साहब, मैं जो आपको समझा रहा हूं उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि आपको आसान भाषा में चीजें समझ में आए। राष्ट्रीय आय अपने आप में शुरुआत में तो ऐसा लगा था बहुत आसान सी चीज है, लेकिन इस बात से अंदाजा लगाओ कि ये कितना भारी चीज है। देश में पहली बार जब ये बात पता चली कि ये अंग्रेज जो हैं ये हमें लूट करके पैसा बाहर ले जा रहे हैं, हमें तो क्या लगता था अंग्रेज आए हैं आकर के हमारे रेलवे लाइन बना दी, अंग्रेज आए हैं अस्पताल बना दिए, पुरातत्व संग्रहण विभाग बना दिया, ये कर दिया। दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब लिखी और उन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं, ये तो यहां से सारा पैसा लेकर जा रहे हैं। हमको लग रहा है कि हमारा देश ग्रो कर रहा है, ये कच्चा माल ले जाते हैं, उसी को बेचने वापस महंगा माल बनाकर लाते हैं, कुल मिलाकर हमारा पैसा ही ले जा रहे हैं। तब तक तो भारत वालों को यही नहीं पता था कि भारत असल में गुलाम कैसे है। हम ये मानते थे अंग्रेज भी वैसे ही हैं जैसे मुगल आकर के रहते थे, ये वैसे ही हैं जैसे और हमारे देश में आक्रांता आए वैसे ही रहने। बोले नहीं, ये तो उनसे भी बड़े वाले हैं भाई, ये कमाकर अपना घर भरते जा रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने बकायदा पीसी महल नौबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति गठित की। इसी समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली की संरचना की गई और इसी के तहत एनएसओ की स्थापना हुई थी। 1954 में स्थापना की घोषणा के बाद फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने 1955 में कार्य करना शुरू किया और राष्ट्रीय आय से संबंधित सभी पक्षों को सीएसओ द्वारा जारी किया जाने लगा। अब केवल एनएसओ ही चलता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट। मतलब विचार करने की बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति को यही नहीं पता कि वो कमाता कितना है, तो इसका मतलब है कि वो दिशा ही तय नहीं कर सकता। हम भारतीयों की दिक्कत ही ये थी, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम गरीब हो क्यों रहे हैं। फिर पता चला अच्छा हम गरीब इसलिए हो रहे हैं। ओ माय गॉड, हम इसलिए गरीब हो रहे हैं क्योंकि ये पैसा यहां से उठाकर बाहर ले जाते हैं। क्या अब आप मेरी बात समझ पाए? है इंटरेस्टिंग चैप्टर। और अगर ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है तो इसी के लिए आपको हमारी ये वाली क्लासेस पढ़नी होंगी। ये सारे के सारे वो सेशंस हैं जो हमारे देश के अंदर लिए जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, अभी ना इस सेशन के पूरा होते ही तुरंत एक और वीडियो आपको जाकर देख लेना चाहिए। बेहतरीन है, एक ब्यूटी ट्रैप कि लोग खूबसूरती के लिए कैसे जाल में फंसते जा रहे हैं। ये वीडियो मिलेगा आपको, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है अंकित अवस्थी ऑफिशियल, है ना। इसको आप गूगल पर अंकित अवस्थी ऑफिशियल करके भी सर्च कर सकते हैं। अंकित अवस्थी ऑफिशियल इसके असल में आईडी है, ये मेरे नाम से ही डेडिकेटेड बनाया है हमने, सो दैट हम आपको करंट के इतर कुछ और टाइटल्स जो होते हैं ना उनको हम यहाँ पे कवर कर सकें, जिन्हें आप बाद तक देख सकें। रोजाना न्यूज़ के रूप में जिन्हें ना देखना हो आप जाकर उसे देखें, बेहतरीन कंटेंट आ रहा है। साथ में जीएस फाउंडेशन का मंडे से नया बैच शुरू हो रहा है, जाकर आप ज्वाइन कर लें। बेहतरीन कंटेंट है, हिस्ट्री उसके अंदर डेडिकेटेडली शुरू हो रही है, चारों सब्जेक्ट का एक्सेस मिलेगा। डेडिकेटेड हिस्ट्री अगर आपको एक्सेस करनी है तो आप इसे नॉमिनल प्राइसेस में कर सकते हैं। बातें बाजार की का जो कंटेंट है ये आपके लिए उपलब्ध है, आप जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।